A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is excess demand and the deficient demand. So in today's class we are also going to continue this chapter. In the last class we have discussed about the fiscal measures to control the deficient demand. Okay, as well as we are going to in today's class as well as we have also started the concept that is monetary policy. So we have discussed that the monetary policy which is related to the supply of money or the credit control and the supply of money which is done by the central bank of any country. So there are different kind of there are two types of the measures to control the supply of the money, that is quantitative measures as well as the qualitative measures. So in today's class we are going to continue that topic. So let's get started. Okay, so these all are the instruments of the monetary policy. Monetary policy simply क्या होता है? This is the control or the credit creation as well as the जो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में होती है वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ दी एनी कंट्री. ठीक है, कंट्री जो भी यहाँ पे हमारे यहाँ कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी सप्लाई को इंस्ट्रूमेंट की कैसे अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जा रहा है या डेफिशिएंट डिमांड हो जा रहा है तो हम उसको कैसे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. सो इन दैट केस देयर आर टू मेजर्स, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज दी क्वालिटेटिव मेजर्स. ओके, टू मेजर्स होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बैंकिंग चैप्टर में पढ़ लिया है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं. तो जिसमें है आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड दी वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. क्वालिटेटिव मेजर्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? दैट इज मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सो दीज ऑल आर दी सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें क्वालिटेटिव मेजर्स एज वेल एज दी क्वांटिटेटिव मेजर्स आते हैं. ठीक है, अब इनको ही वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि ये बैंक रेट क्या होता है. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. फिर इसको हम लोग क्या देखेंगे कि इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगी या बैंक रेट को डिक्रीज करेगी. पहले हम इन लोग को एक बार रिकैप्चुलेट कर लेंगे सारे कंसेप्ट को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड ये सारी सिचुएशन क्या होती है. तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव measures and in the quantitative measures first one is bank rate. Bank rate. So simply bank rate क्या होता है? It is the minimum rate. एक मिनिमम रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्रेडिट प्रोवाइड करती है, गिव्स क्रेडिट टू दी कमर्शियल बैंक. जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन कमर्शियल बैंक को क्या करती है? जो भी सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री के, जो सेंट्रल बैंक है वो उनको कुछ मिनिमम रेट पे उनको जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, उस रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट. एंड इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स. ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए नहीं होता. दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए. तो वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, फंड देती है, उस रेट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका दैट इज रेपो रेट. रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? ये भी सेम है, ये भी वही रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है, बट फॉर दी शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टाइम के लिए देती है. बट बैंक रेट क्या होता है? इट इज फॉर दी लॉन्ग टर्म नीड्स. ये बेसिकली लॉन्ग टर्म की जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए दिया जाता है बैंक रेट. सेंट्रल बैंक क्या है? फॉर एग्जांपल सारे जो भी कमर्शियल बैंक है उन्हें क्रेडिट की ज़रूरत होती है, बिकॉज उन्हें क्या है? क्रेडिट क्रिएशन करना है, उन्हें लोन देना है. इन दैट केस उन्हें फंड की ज़रूरत होगी. जब फंड की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे? उनके पास फंड नहीं है
तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक से बोरो करेंगे। तो जिस रेट पे, मतलब जितना रेट कि अगर वो लोग 5 लाख रुपीज़ ले रहा है, कौन ले रहा है, कमर्शियल बैंक ले रहा है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब इस पर क्या करेगी सेंट्रल बैंक, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, मतलब 4% के अकॉर्डिंग क्या है, इंटरेस्ट है। अब जब भी कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इस फंड को वापस करेगी, तो उसे ये जो 4% इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं बैंक रेट। रेपो रेट में भी क्या है, वही क्रेडिट जो है उसको देता है, बट इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स, जो भी शॉर्ट टाइम के लिए नीड्स हैं वो उसके लिए है, और बैंक रेट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स। नेक्स्ट वन इज दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है, ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है तो वो क्या करता है, वो जाके अपना एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब हमारे पास रहेगा तो हमें तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बट अगर हम लोग उसको किसके पास रख देंगे, सेंट्रल बैंक के पास रख देंगे, तो वो कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इन दैट केस रिवर्स रेपो रेट, देखिए रेपो रेट का जस्ट रिवर्स, इसमें क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को दे रहा है, हाँ, सेंट्रल बैंक क्रेडिट किसको दे रहा है, कमर्शियल बैंक को दे रहा है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि कमर्शियल बैंक खुद अपना फंड किसको दे रहा है, सेंट्रल बैंक को दे रहा है, कि एज अ फंड वो एज अ रिजर्व रखे रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सिंपली ओपन मार्केट ऑपरेशन इज सिंपली जस्ट इट इज दी सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज और सेल करना जो भी होता है इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट जहाँ पे जनरल पब्लिक भी उन सारी सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करेगी, और वहाँ पे कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, उन सारी सिक्योरिटीज़ को, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, वेदर दे आर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, ये सारे को क्या करती है सेंट्रल बैंक, क्या करती है ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट जहाँ पे जनरल पब्लिक एज वेल एज कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वहाँ पे वो उनको सेल एंड परचेस करती है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज दैट इज वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सो इसमें हमें दो पढ़ना है, दैट इज CRR और SLR। CRR का फुल फॉर्म इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, and the full form of SLR is statutory liquidity ratio, liquidity ratio, ठीक है। So don't forget to remember the full form of both of them. CRR is simply cash reserve ratio and SLR is statutory liquidity ratio. Cash first one is cash reserve ratio. सो हर एक कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं कंट्री में, वो सारे कमर्शियल बैंक कुछ अपना मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दे केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मेरे को अगर मेरा टोटल डिपॉजिट हो रहा है 10 लाख का, 10 लाख का कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट आई हैव टू केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुझे ये जो फंड है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ेगा। अब ये रेट क्या होगा कि 5% के अकॉर्डिंग रखेंगे कि 10% के अकॉर्डिंग रखेंगे। सो दिस रेट इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। जैसे अगर 10 लाख है, 10 लाख मेरा क्या हो रहा है, पूरा फंड है, ठीक है। अब इस 10 लाख का सेंट्रल बैंक कहती है कि आपको इसका 5% क्या है वो मेरे पास रखना है। तो 10 लाख का 5% जो भी होता है उसको किसके पास रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना जरूरी है। सो दिस वन इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक बोल देगी कि नहीं हम नहीं रख सकते, ये सब सारी कमर्शियल बैंक के लिए एकदम जरूरी है कि वो अपना मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दे हैव टू केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आता है दैट इज स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट,
CRR में जो सारे कमर्शियल बैंक है वो फंड अपना किसके पास रख रहे हैं, वो रख रहे हैं सेंट्रल बैंक के पास। बट SLR में क्या होता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू केप्ट विथ इटसेल्फ और दी देमसेल्फ। उन्हें अपना टोटल डिपॉजिट का, अगर उनका डिपॉजिट 10 लाख है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज उन्हें अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है। वो साथ देखो, हम लोग ने पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था ना कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट लेती है और कुछ उसका परसेंटेज डिपॉजिट वो अपने पास रिजर्व रखती है और बाकी जो बचता है वो लोन पे देती है। वो इसलिए देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि 1000 टोटल डिपॉजिट या 10,000 टोटल डिपॉजिट है, अगर वो 10,000 टोटल डिपॉजिट पूरा लोन पे दे देगी तो कल कोई कस्टमर आ रहा है, वो बोला है मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो उस टाइम वो कमर्शियल बैंक कहाँ से पैसा देगी? उसके पास तो कोई भी फंड नहीं है ना, क्योंकि वो तो पूरा लोन पे उठा दी। उस केस में क्या बोला जाता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को जितना भी उसका टोटल डिपॉजिट हो रहा है वो कभी भी पूरा लोन पे नहीं देगी, वो उसका मिनिमम परसेंटेज वो अपने पास एज अ रिजर्व रखती है कि कल कोई एक भी आ जाए कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, सो उसको वो दे सके। तो ये भी रेट क्या होता है, ये रेट कि 10 लाख का कितना परसेंटेज वो अपने पास डिपॉजिट रखेगी, सो इट इज़ ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ये जो रेट है ये ऑलमोस्ट 24 to 25% होता है, ठीक है। 24% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट दे हैव टू केप्ट विथ इटसेल्फ। उन्हें इतना फंड अपने पास रखना होता है, बिकॉज कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट को वो एज अ लोन नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी बिकॉज कि उसे कल अगर किसी ने, कोई आ गया बोला कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, विड्रॉ करना है, तो वो कहाँ से देगी? इस केस में क्या बोला जाता है कि स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो में सारे कमर्शियल बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना होता है। जब हम लोग बात करते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो में, तो इस मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट दे हैव टू केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, जैसे हम लोग ने एक पढ़ा था क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है, किसका? सेंट्रल बैंक एक फंक्शन प्ले करती है ना, क्लियरिंग हाउस। किसके बीच में? अगर दो कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों के बीच में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो पंजाब PNB से पैसा तो ले ली, बट उसको वापस नहीं कर रही है, बोली नहीं अभी नहीं देंगे। तो इस केस में क्लियरिंग हाउस फंक्शन में रोल कौन प्ले करता है? इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास तो फंड रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो क्या करेगी, उसका कुछ पार्ट जितना उसको चाहिए उसमें से विड्रॉ करके PNB को दे देगी। ये सारा काम कौन करता है? मनी से रिलेटेड, इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर एक बात से इसको देख लेते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारे कंसेप्ट है ना वो आपके, अगर आप लोग कॉमर्स में आ गए तो ये सारे लॉन्ग लाइफ, जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग तब तक ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ये अब पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के कभी भी आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि प्रेजेंट में CRR कितना % चल रहा है, SLR कितना चल रहा है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड क्या करते हैं। फिर से सुनिए, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट सिंपली जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, किसको देती है? कमर्शियल बैंक को देती है। जिस रेट पे देती है, 4% पे, 5% पे, जिस रेट पे लोन देती है फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए वो फंड चाहिए था, उस रेट को बोलते हैं बैंक। नेक्स्ट आता है दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी सेम, कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट और द फंड प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? टू दी कमर्शियल टू दी कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए फंड की जरूरत थी, तो उस केस में क्या बोलते हैं इसको? दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब कभी सारी कमर्शियल बैंक के पास उनका सरप्लस फंड हो गया, फॉर एग्जांपल अब उन्हें लग रहा है कि इतने फंड की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों रखे हैं, अब हम लोग अपने पास रखेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर हम लोग उसको RBI के पास रख देंगे तो RBI हमें क्या देगा? कुछ इंटरेस्ट देगा। तो वो क्या करते हैं, अपना जो भी डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज दे हैव टू कीप विद दी, वो अपने सरप्लस फंड को किसके पास रख देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पे पास रख देते हैं।
नेक्स्ट है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपली मीन्स की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कि जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जिसमें बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, ये सारे सिक्योरिटीज होते हैं। आप लोग सुने भी होंगे ना कि लोग बहुत सारे शेयर्स को परचेज करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करना इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब जहाँ पे कंज्यूमर्स भी हो, हम लोग एज अ जनरल पब्लिक भी हो, और उनके साथ ही साथ कमर्शियल बैंक भी हो। कमर्शियल बैंक ये भी काम करती है कि जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी परचेज और सेल करती है। नेक्स्ट है दैट इज़ वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपना कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है और सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड द SLR दैट इज स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। सो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपना मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज दे हैव टू केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। एंड इन द केस ऑफ SLR, सो SLR में क्या होता है कि कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज सारे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। सो दिस इज ऑल योर क्वांटिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्वालिटेटिव मेजर्स। सो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज क्वालिटेटिव मेजर्स, कि क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब है कि हम लोग इसमें क्वांटिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज के टर्म में बात कर रहे हैं, कि नंबर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बट क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी से रिलेटेड बात करेंगे कि कहाँ पे फंड ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे कम करना चाहिए। तो इसमें अब नेक्स्ट है दैट इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, सो इसमें हमें तीन पढ़ना है, दैट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का सिंपल ही मतलब होता है, मॉरल सुएशन मतलब सुएशन का मतलब होता है जस्ट अ प्रेशर। प्रेशर कौन करता है? सेंट्रल बैंक बनाती है। किस पे बनाती है? सारे कमर्शियल बैंक पे, कि वो जो भी सारी उनकी डेडलाइंस हैं, जो भी उनकी सारी पॉलिसीज़ हैं, उनको सारे फॉलो करना पड़ेगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल बैंक बता रही है कि आपको ये करना है, आपको ये पॉलिसी को फॉलो करना है, आपको ऐसे करना है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द कमर्शियल बैंक, दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी की हम लोग ने कुछ बात की, कुछ भी क्वांटिटी की बात नहीं की कि 4% के अकॉर्डिंग 5%। यहाँ पे एक सिंपल ही मतलब होता है, इट इज़ द प्रेशर। किसके थ्रू होता है? सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रही है। पता चला कि सारे जो भी अलग अलग कमर्शियल बैंक है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि जिसका जो मन कर रहा है, बैंक रेट, रेपो रेट, जितना जिसको लोन देना है कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक जो सेंट्रलाइज्ड बात है, कि हम लोग बात करते हैं ना सेंट्रलाइजेशन, वो ना रह के सब अपने मन से कर रहे हैं। तो कोई वही लोन 10% के अकॉर्डिंग दे रहा है इंटरेस्ट, कोई 12% के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है? वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो प्रेशर बनाती है किस पे? सारे कमर्शियल बैंक पे, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें क्या करना है? फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, उनको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर होता है। नेक्स्ट है दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और नहीं सॉरी, वी विल डिस्कस फर्स्टली मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या है, मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, लैंड की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, लैंड की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़। अब मैं बैंक के पास गई, कमर्शियल बैंक के पास, कि ये देखिए, क्योंकि कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक जब लोन देती है तो उसके पीछे कोई वो सिक्योरिटी को देखती है। ऐसा नहीं है कि बस आप आइए, वो पैसा दे दी, चली जाइए, नहीं। कल अगर क्या है, वो इंडिविजुअल पैसा वापस नहीं किया तो वो क्या करेगी?
वो क्लेम कर सकती है ना कि उसकी लैंड की जो पेपर है वो मेरे पास है। तो कुछ सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर जा रहा है तो इन दैट केस दे शुड हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ कि वो बता सकेगा कि अगर मुझे ये एजुकेशन लोन या होम लोन चाहिए तो वो दिखाएगा कि नहीं मेरे पास घर है, मेरे पास कोई भी असेट है। उसी के थ्रू क्या करती है कमर्शियल बैंक उसको फंड देती है। अब जैसे कोई लोन लेता है ना कि अपना कोई एजुकेशन लोन है तो अपना कोई लैंड को या हाउस को दिखा रहा है तो बैंक वाले चेक भी करने आते हैं उनके घर कि सही में है कि वो किसी का एक झूठे का घर दिखा दे रहा है कि यही बस घर है। नहीं, उस केस में बैंक वाले आते भी हैं, पूरा प्रॉपर चेक करते हैं कि हाँ ये इन्हीं का ही है, सब कुछ अगल बगल पूछना भी होता है कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने हाँ बोला कि 10 लाख की मेरी एक लैंड थी, मैं कमर्शियल बैंक गई, SBI गई, बोली कि मुझे क्या है फंड की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। तो बोलेगा कि कुछ सिक्योरिटीज़ दिखाइए कि किस बेसिस पे हम देंगे। फिर मैं अपनी लैंड की वो दिखाई कि हाँ ये 10 लाख की है। अब क्या करेगा कमर्शियल बैंक, जितने की भी मैं सिक्योरिटी लेके जा रही हूँ कभी भी उतने अमाउंट का वो लोन नहीं देता है। वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 लाख का मैं लैंड लेकर जा रही हूँ तो वो मे बी वो 7 लाख ही मुझे एज अ लोन दे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 10 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। सो 3 लाख जो होता है दिस वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये 3 लाख किसके पास गया, एक तो पहले कमर्शियल बैंक उसका कुछ पार्ट ली और बाकी जो बचा वो सेंट्रल बैंक भी लेगी। देखिए ऐसे ही तो फंड जनरेट कर रहे हैं ना सारे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन दी जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है उसमें एक स्टेटमेंट होगा, अभी आई विल एक्सप्लेन इट, कि जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको कितना लोन मिल रहा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही बोलते हैं दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका केस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस में अलग हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस होगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब सिंपली इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यही है कि डिफरेंस होता है किसके बीच का, जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है, जो सिक्योरिटीज़ लेके जा रहे हैं और जितने का हमें लोन मिल रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप हो जाता है उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे भाई एग्जाम्पल दिया 10 लाख का और उसे लोन मिल रहा है 8 लाख का, सो 10 माइनस 8 कितना बचा, दैट इज 2। सो ये जो 2 लाख हो गया वही मार्जिन रिक्वायरमेंट बन रहा है, जो उसका कुछ पार्ट क्या है सेंट्रल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक और फिर सेंट्रल बैंक के पास भी ये फंड जाता है, जिसको बोलते हैं दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव से मतलब समझ में आ रहा होगा कि सेलेक्टिव एरियाज में करना है और क्रेडिट को कंट्रोल करना है। इसका सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी सेंट्रल बैंक है वो प्रायोरिटी बेसिस पे सारी कमर्शियल बैंक को कहती है कि जिस सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ही आपको क्या करना है, लोन देना है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं 3 सेक्टर्स आर देयर इन द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और द टर्शियरी सेक्टर। सो अगर हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो डेवलपिंग, बट प्राइमरी सेक्टर क्या है वो डेवलप नहीं कर रहा है, तो इस केस में सेंट्रल बैंक बोलेगी कि आप लोग जो लोन दे रहे हो ना वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को थोड़ा सा भी होल्ड ऑन करके प्राइमरी सेक्टर को दो। इससे क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में अगर दे विल बोरो तो उनका भी क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, वो भी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है एज वेल एज डेवलपमेंट है इकोनॉमी में वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बस जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बस सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का ही हो रहा है, वो डेवलपमेंट हमारा प्राइमरी सेक्टर का हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक सेंट्रल बैंक भी करता है, वो बताता है कि सेलेक्ट करता है कि क्रेडिट को कहाँ पे कंट्रोल करना है और क्रेडिट को कहाँ पे देना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका दैट इज मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप। कि अगर इकोनॉमी में देखिए हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने ये पढ़ लिया कि द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होता है, मीनिंग पढ़ लिया दैट इज AD इज ग्रेटर देन AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और कॉजेज पढ़ा, दैट इम्पैक्ट पढ़ा, डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा, उसके कॉजेज इम्पैक्ट पढ़े। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड दी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड द डेफिशिएंट डिमांड, तो जिसमें फिस्कल पॉलिसी और द मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग ने देखा।
फिजिकल पॉलिसी देखा कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, बजटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, और दी पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड एंड दी डेफिशिएंट डिमांड इन द इकॉनमी। फिर हम लोगों ने इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखे जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू में बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट रेवेन्यू में बेसिकली हम लोग ने देखा कि उसके कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो उसमें सोर्सेज में क्या क्या था आपका था, दैट इज टैक्सेस, पब्लिक डेट और द बोरोइंग्स, public debt or borrowings, and the next one is deficit financing, as well as we have discussed the government expenditure. So we have already discussed fiscal measures in terms of the to control the excess demand and the deficient demand. Next we in today's class we have started the topic that is monetary policy. ठीक है, तो monetary policy क्या होता है, the policy of the central bank in which in which the credit is controlled by the सेंट्रल बैंक और दी मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय दी सेंट्रल बैंक, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स में मनी सप्लाई में हम लोगों ने देखा दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स और दी क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वैरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट दी इन दी क्वालिटेटिव मेजर्स हम लोग ने उसमें क्या क्या देखा, दैट इज मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड दी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट जो टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मॉनेटरी मेजर्स। जो भी मॉनेटरी मेजर्स हैं टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ द एक्सेस डिमांड और द डेफिशिएंट डिमांड। अगर हमें इकॉनमी में ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की, अगर वो हमें करेक्ट करना है, सो हाउ वी विल करेक्ट बाय द ऑल दीज क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज इन द क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है वी विल स्टार्ट विद दी वन डायग्राम। हम एक डायग्राम के साथ स्टार्ट करेंगे। मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट दी मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। So the situation of the excess demand is, we will draw it. So this one is your aggregate supply, this one is your aggregate demand. Here we will take income, output and employment, and here we will take AD oblique AS, aggregate demand और aggregate सप्लाई हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, जहाँ पे E है, वी ज्वाइन दिस पॉइंट एंड वी गेट द पॉइंट M। बट हियर इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूसली राइजिंग। सो व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी कंटिन्यूसली राइजिंग, सो द कर्व AD इज शिफ्ट टू द अपवर्ड। AD कर्व क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड शिफ्ट होने के बाद इट मेक द पॉइंट दैट इज AD1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल AD हमारा क्या है, एक्चुअल AD ये है और रिक्वायर्ड AD ये है। हमें चाहिए था ये वाला, इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, बट इन रियलिटी डिमांड हमारी इतनी हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये भी पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। सो वी गेट द पॉइंट E1। अब इस पॉइंट को एक नेम दे देते हैं, डेट इज F दे देते हैं, कुछ भी यू कैन, आप कुछ भी इसको दे सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये सेम चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, जैसे जितनी बार आप देखेंगे ना उतना वो चीज़ें आपके कैच करती जाएंगी। ठीक है, एंड दिस डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये पॉइंट आपका क्या है, ये जो सिचुएशन है आपकी क्या है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की है। ये जो है वो है आपका ये E पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का गैप, मतलब अगर हम लोग FM माइनस EM करते हैं, सो वी गेट दी दैट इज EF। सो दिस EF इज द एक्सेस
डिमांड. यही EF जो है वो एक्सेस डिमांड है, जो हमें क्या करना है, करेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी मेजर्स हैं, उन मेजर्स के थ्रू हमें ये जो सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, वही हमें क्या करना है, करेक्ट करना है. So this is all your today's class. So we will continue. So study the different quantitative measures as well as the different qualitative measures, quantitative as well as qualitative in the next class. So what we will do to correct the situation of the excess demand. Okay, thank you.